की खबरों में सबसे पहले बात कर लेते हैं बड़ी खबर की। उत्तराखंड में बारिश की बर्बादी जारी है और बारिश की वजह से दरअसल बर्बादी हो रही है। और रुद्रप्रयाग के कालीमठ घाटी के ब्यूंकी गांव में बारिश ने तबाही मचाई है। बादल फटने से कुछ घरों को काफी नुकसान पहुंचा है, कई घरों में मलबा घुस गया है और भारी नुकसान की खबर है। वहीं बादल फटने से बरसाती नाले भी उफान पर है, कई जगह पर लैंडस्लाइड का भी खतरा मंडरा रहा है। कल बरसात के चलते लगातार क्षेत्र में कई योजनाएं क्षतिग्रस्त हो गई हैं। कई पैदल पुलिया, रास्ते, लोगों की गौशालाएं, कई मकान खतरे की जद में हैं। भारी बारिश ने कोटद्वार में खासा नुकसान पहुंचाया है, जिसके बाद में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को कोटद्वार के आपदाग्रस्त क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। इसके बाद में सीएम धामी ने स्थलीय निरीक्षण भी किया और इस दौरान स्पीकर रितु खंडूरी भी मौजूद रही। भारी बारिश के चलते कोटद्वार बिजनौर का पुल टूट गया था और भारी बारिश के चलते कोटद्वार के कई इलाकों में जनजीवन प्रभावित हो गया। कोटद्वार के पनियाली गदेरे में उफान आने के बाद में भारी तबाही मची है, तो वहीं कई रास्ते भी क्षतिग्रस्त हो गए हैं। सबसे पहले जो अप्रोच समाप्त हो गई हैं, जो अभी बिल्कुल रास्ते लोगों के लिए अलग हो गए हैं, उनको फिर से जो है जोड़ा जाए और कनेक्टिविटी बनाई जाए, उस पर काम हो रहा है। बाकी जो लोगों के लिए खाद्य सामग्री है, अन्य चीज़ें हैं, जो भी ज़रूरत के सामान, उन सब के लिए हम लोग लगातार निर्देश हैं। सभी को कहा जा रहा है कि प्रशासन के लोगों को कि हर प्रकार से आपदा प्रभावितों की मदद करें। कोटद्वार में एक के बाद एक पुलों पर हो रहे कटाव के लिए क्षेत्र में बड़े पैमाने पर अवैध खनन जिम्मेदार है। ये कहना है बीजेपी के लैंसडौन से विधायक दिलीप रावत का, और उन्होंने कहा कि प्रशासन की लापरवाही के चलते कोटद्वार क्षेत्र में नदियों में लंबे वक्त से धड़ल्ले से खनन हो रहा है। तो लैंसडौन के विधायक की तरफ से ये बात कही गई है। अवैध खनन की वजह से पुल टूट गए और बरसात के सीजन में 2 बड़े पुल यहां पर टूटे हैं, कई पुलिया भी क्षतिग्रस्त हुई हैं और अवैध खनन इसके पीछे वजह बताई है दिलीप रावत ने। लोगों की मुश्किलें काफी बढ़ गई हैं गया है और अब पुल में आवाजाही पूरी तरह से रोक दी गई है। दोनों तरफ से बैरिकेडिंग लगा दिए गए हैं पुलिस की ओर से, ताकि जो लोग हैं वो इस पुल पे ना जाएं। और यही वो पुल है जो लालपानी इलाके के और सने इलाके को मेन मार्केट जो कोजा। उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश के बीच में एक बार फिर से तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया। 12, 13 और 14 अगस्त के लिए तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। 7 जिलों में भारी बारिश हो सकती है, इसकी आशंका भी जताई गई। टिहरी, देहरादून, पौड़ी, हरिद्वार, नैनीताल, चंपावत और साथ ही उधम सिंह नगर जिलों के लिए तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया, जिसके बाद सभी जिलों के डीएम को एडवाइजरी भी भेजी गई। आपदा कंट्रोल रूम में इसकी मॉनिटरिंग की जा रही है और पिछले करीब हफ्ते भर से लगातार राज्य में बारिश हो रही है, जिससे कि कई जगह पर नुकसान भी हो चुका है। पिछले दिनों हुई बारिश में हल्द्वानी और कोटद्वार में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। वहां बारिश से खासा तांडव देखा गया, लिहाजा हल्द्वानी और कोटद्वार में लोग फिर से डरे हुए हैं। तो उत्तराखंड में भारी बारिश लगातार जारी है। एक बार फिर से मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसको लेकर देखिए डेट भी बताई गई है 12, 13 और 14। ये वो तारीख जब भारी से अति भारी बारिश हो सकती है और साथ ही कुछ जिले टिहरी, नैनीताल, चंपावत, ये वो जिले हैं जहां पर तेज बारिश हो सकती है। और ज्यादा जानकारी के साथ में कोटद्वार से अनुपम भारद्वाज हमारे साथ में जुड़ गए हैं, साथ ही शैलेंद्र नेगी जुड़ गए हैं हल्द्वानी से। सबसे पहले शैलेंद्र का रुख कर लेते हैं। शैलेंद्र, हल्द्वानी में क्या कुछ इंतजाम आप देख पा रहे हैं, क्योंकि मौसम विभाग की तरफ से चेतावनी जारी कर दी गई है और आने वाले दिनों में और भी ज्यादा बारिश हो सकती है, तो ऐसे में किस तरह की तस्वीरें आपके आसपास और क्या कुछ इंतजाम?
देखिए, मंगलवार को जबरदस्त बारिश हल्द्वानी में हुई थी। 300 mm से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई थी हल्द्वानी और काठगोदाम के बीच में, जिससे पूरी का पूरा शहर एक तरीके से जलमग्न हो गया था और हल्द्वानी की सड़कें हमने सैलाब में एक तरीके से तब्दील होती हुई देखी थी और लगभग 6 से 7 घंटे पूरी तरीके से एक तरीके से जाम हो गया था। जो गाड़ियां जहां खड़ी थी वहां पर ही बंद हो गई थी। उसके अलावा जो रकसिया और कलसिया नाले, 2 बड़े नाले शहर के बीच से गुजरते हैं और पहाड़ से होकर के बहते हैं और फिर शहर के बीच से होकर के गुजरते हैं और दोनों नालों ने जबरदस्त तबाही मचाई थी। इनके आसपास रहने वाले लोगों के घरों में कुछ जगह तो पानी भर गया और कुछ जगह पर मकान तक ढह गए। तो ऐसे में बड़ा नुकसान हुआ था और अगले 3 दिन के लिए यानी 12, 13 और 14 अगस्त के लिए फिर से रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो ऐसे में जो लोग हैं, जो इन दोनों नालों के करीब रहने वाले लोग हैं, वो लोग बेहद डरे और सहमे हुए हैं क्योंकि उनके मकान इन नालों के बेहद करीब बने हुए हैं और कुछ के मकान तो जो नालों की सुरक्षा दीवार है उनके ऊपर तक बनी हुई है। लेकिन प्रशासन ने मंगलवार से लेकर आज शुक्रवार के बीच में इन नालों की अच्छी खासी सफाई करवाई है। इनमें जेसीबी और पोकलैंड मशीनें उतारी गई हैं ताकि जो वाटर का फ्लो है वो सामान्य हो सके। लेकिन रकसिया नाले के साथ सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि जब भी इसमें पानी बढ़ता है, जब भी ऊपर के इलाके में जो दमुआ ढूंगा का इलाका है, पहाड़ का इलाका है, कुमाऊं का, वहां जब भी बारिश होती है तो इसमें अचानक से पानी का फ्लो बढ़ जाता है। लेकिन इसका जो आउटफ्लो है, यानी पानी जब शहर से बाहर निकलने का जो रास्ता है वो बेहद सकरा है या फिर कहना चाहिए कि है ही नहीं। तो इसका नतीजा ये निकलता है कि जो पानी है वो लोगों के खेतों में, लोगों के घरों में, लोगों की दुकानों में भर रहा है। उसके अलावा कलसिया नाले ने जबरदस्त कटाव किया क्योंकि वहां पर काठगोदाम के ऊपर जबरदस्त बारिश रिकॉर्ड की गई थी मंगलवार को और आज सुबह भी जबरदस्त बारिश रिकॉर्ड की गई है। लेकिन जब जब बारिश हो रही है तो तब तक लोग परेशान हो रहे हैं। और पूरे नुकसान की बात करें तो नैनीताल जिले में लगभग 30 करोड़ से ज्यादा का नुकसान का आकलन आज तक प्रशासन कर चुका है, जिसमें नेशनल हाईवेज भी शामिल है, स्टेट हाईवेज भी शामिल है, जो लोगों का निजी नुकसान हुआ है वो भी शामिल है और उसके अलावा जो सरकारी संपत्तियों का नुकसान हुआ है शैलेंद्र, लगभग 30 करोड़ से ज्यादा तमाम जानकारी आपने दी। लेकिन अनुपम भारद्वाज से भी जान लेते हैं कि कोटद्वार में अभी क्या हालात बने हुए हैं। अनुपम, कोटद्वार में अभी कितना नुकसान हुआ है और आने वाले 2-3 दिन भी चूंकि बारिश होगी तो ऐसे में किस तरह के इंतजाम प्रशासन ने किए हैं? देखिए, राहत भरी खबर यह है कि आज सुबह से अभी तक बारिश नहीं हुई और इसी का नतीजा रहा कि जो एनएच पिछले 72 घंटे से बंद था, पौड़ी कोटद्वार को जो जोड़ता है मुख्यालय जाने का जो मेन रास्ता है, और वो आज खोल दिया गया है। नेशनल हाईवे चालू हो चुका है। तो आज का दिन पूरा जो बरसात नहीं हुई इसको राहत जरूर मिली है। लेकिन जो अभी तक की जो तबाही कोटद्वार में हुई है, पनियाली से तबाही हुई है, मालन नदी से, खो नदी से, मालन नदी का पुल पहले ही टूट गया था, उसके बाद खो नदी पे बना जो पुल है गाड़ी घाट का वो भी क्षतिग्रस्त हो गया। इसके अलावा दर्जनों पुलियां हैं जो अब टूटने की कगार पर पहुंच चुकी है, सबकी नींव खिसक चुकी है। लगातार बादल फट रहे हैं। जिस तरीके से भारी बारिश पहाड़ों पर हो रही है उसका खामियाजा कोटद्वार में भुगतना पड़ रहा है। अभी हाल ही के दिनों में 2 दिन पहले दुगड्डा इलाके में 2 जगह में बादल फटने की सूचना आई। उसका जो नतीजा रहा कि कोटद्वार में भारी से भारी बारिश आई और उसका जो खामियाजा है, लोगों के घरों में बाढ़ आ गई। जो सैकड़ों जो लोग हैं वो बेघर हो गए, रात को ही उन्हें शिफ्ट करना पड़ा। और आज भी वही जो आपदा के निशान है वो देखने को मिल रहे हैं। लोग अपने घरों से मलबा हटा रहे हैं। लेकिन अब जो राहत के तौर पे जो प्रशासन की ओर से टीमें भेज दी गई हैं कि किसी तरीके से जो लोग बेघर हो चुके हैं, जिनके घरों में मलबा आ गया है या जिनके मकान टूट गए हैं, कई सारे ऐसे मकान हैं जो जब बाढ़ आई तो बाढ़ के साथ बह गए, वो टूट गए। तो कई सारे ऐसे लोग हैं जो जिनके पास अब आसरा नहीं है, छत नहीं है, तो उनको फौरी तौर पर राहत प्रशासन की ओर से दी जा रही है। किसी को वेडिंग पॉइंट में ठहराया जा रहा है, किसी को गुरुद्वारा में रुकाया जा रहा है। प्रशासन इस और ध्यान जरूर दे रहा है, लेकिन अभी भी आपदा जो है वो पूरी तरह प्रशासन की ओर से पूरे हैं। लेकिन देखना होगा कि जब इन 3 दिनों तक भारी बारिश होगी उसके बाद किस तरह के इंतजाम दिखाई देते हैं प्रशासन की ओर से। आगे बढ़ते हैं। मौसम विभाग ने अलर्ट को देखते हुए और पुष्कर सिंह धामी की तरफ से भी अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि सभी एजेंसियां अलर्ट मोड पर रहें। सीएम ने प्रदेश में आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों से भी अपील की है कि अगर जरूरी नहीं है तो खराब मौसम के दौरान अपनी यात्रा को टाल दें। सीएम ने कहा है कि प्रदेश में सभी क्षेत्रों पर एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें तैनात कर दी जाएं। हमारे तीर्थ यात्री हैं, पर्यटक हैं, उन सभी से हम ये अनुरोध पहले से भी करते आए हैं, फिर से उनसे अनुरोध कर रहे हैं कि मौसम की ठीक प्रकार से जब तक जानकारी न हो जाए, ठीक प्रकार का मौसम न हो, तो अपनी यात्रा तभी जारी करें जब मौसम विभाग मौसम के बारे में सही जानकारी दे। इसके अलावा जो हमारे आपदा के क्षेत्र हैं, उन आपदा के क्षेत्रों की लगातार मॉनिटरिंग हो रही है।
इस साल की बारिश ने काशीपुर के हाल बेहाल कर दिए हैं। यहाँ के हिम्मतपुर इस्माइल गांव को बहल नदी ने पूरी तरह से जलमग्न कर दिया है और गांव में 26 परिवारों को प्राइमरी स्कूल में शिफ्ट किया गया। इस गांव में करीब 120 लोग रहते हैं। यहां बीते 2 दिनों से भारी बारिश हुई है। पर जो है अभी 23, 24, 25 परिवार हैं, जिसमें से 120 व्यक्ति हैं और उनको जो है हमें राहत सामग्री भी बांट रहे हैं और पहले भी बांट चुके हैं हम। उत्तरकाशी में धरासू के पास बंद हुए यमुनोत्री हाईवे को 6 घंटे के बाद खोल दिया गया है और धरासू के पास भारी लैंडस्लाइड होने से हाईवे बंद हो गया था, जिसके बाद प्रशासन की टीम ने 6 घंटे में हाईवे को खोला। कई यात्री सड़क पर फंस गए थे और हाईवे खुलने के बाद से यात्रियों ने राहत की सांस ली है। हाईवे भले ही खुल गया हो, लेकिन खतरा अभी भी बरकरार है। चमोली में बारिश से नुकसान हो रहा है। ग्रामीण इलाकों में लगातार गांवों में पहाड़ों से मलबा गिरने और साथ ही दरार पड़ने का सिलसिला जारी है। जोशीमठ के पंगनू गांव के बाद में दसोली विकासखंड के गुलियारा मठ क्षेत्र में बारिश के बाद में खेतों में दरार पड़ गई और यहां लोगों का घरों से बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया है, तो वहीं स्कूल जाने वाले बच्चे भी परेशान हैं। उत्तरकाशी के पुरोला के नगर पंचायत अध्यक्ष हरिमोहन सिंह नेगी को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने उनको पद से हटाए जाने के सरकार के आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी है। इसके साथ ही कोर्ट ने शहरी विकास मंत्रालय और डीएम उत्तरकाशी को नोटिस जारी कर 3 हफ्ते में जवाब मांगा है। आपको बता दें कि वित्तीय अनियमितताओं के चलते आरोप में 1 अगस्त 2023 को नगर पंचायत अध्यक्ष पुरोला हरिमोहन सिंह नेगी को सरकार ने पद से हटा दिया था। वहीं इस आदेश को चेयरमैन द्वारा हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी और इस पर अब कोर्ट ने रोक लगा दी है। वहीं चेयरमैन ने इसे लोकतंत्र की जीत बताया है। लोकतंत्र है इस देश में। लोकतंत्र में जनता मालिक होती है। अगर किसी जनप्रतिनिधि को जनता बनाने का अधिकार रखती है तो हटाने का अधिकार भी जनता के पास है रहे, ना कि सरकार के किसी पोपट के पास। बागेश्वर में बीजेपी ने उपचुनाव के लिए जनसंपर्क शुरू कर दिया है। शुक्रवार को कपकोट विधायक सुरेश गढ़िया ने बागेश्वर नगर क्षेत्र में कार्यकर्ताओं के साथ में लोगों के बीच में जनसंपर्क अभियान चलाया और इस दौरान में विधायक ने जनता को केंद्र और राज्य सरकार की कई योजनाओं के बारे में भी बताया और कई सरकार की योजनाओं को दिवंगत चंदन दास द्वारा किए गए कार्यों को बताया गया। साथ ही आगामी चुनाव में बीजेपी के पक्ष में वोट डालने की अपील की। जब से अधिसूचना जारी हुई है, लगातार हमारे कार्यकर्ता, हमारे जनप्रतिनिधिगण लगातार गांव-गांव में और बागेश्वर नगर के दूर दराज के जो गांव हैं, सब जगह हमारी उपस्थिति है। टिहरी डैम को चलाने वाली कंपनी टीएचडीसी में 25% रॉयल्टी को लेकर यूपी और उत्तराखंड के बीच पिछले 23 सालों से विवाद है, लेकिन अब यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के दरबार में ये विवाद सुलझाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट में चल रहे इस मामले को उत्तराखंड सरकार आउट ऑफ कोर्ट सुलझाने की कोशिश कर रहा है और इसके लिए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी के बीच जल्द मुलाकात हो सकती है। टिहरी डैम जब बना था तब उत्तराखंड यूपी का हिस्सा था। तब से टिहरी बांध से होने वाली कमाई का 25% हिस्सा यूपी लेता आ रहा है, जबकि टिहरी बांध उत्तराखंड में होने के बावजूद उत्तराखंड को इससे 1% हिस्सेदारी भी नहीं मिलती। जिस समय टीएचडीसी बनाया गया था तब कंबाइंड राज्य था यूपी का और अब उत्तराखंड अलग प्रदेश हो गया है, तो हम अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। अब इस पे हम लोग दोनों तरीके से जा रहे हैं। एक तो हम न्यायालय के द्वारा अपने जो फाइट है ये तो करेंगे ही, उसके साथ साथ पॉलिटिकल लेवल पर इसको वार्ता के माध्यम से सॉल्व करने की भी कोशिश की जाए। उत्तराखंड की खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले आपको 10 बड़ी खबरें दिखाते हैं पहाड़ से जुड़ी हुई फटाफट अंदाज में। अल्मोड़ा में मेडिकल कॉलेज के बेस अस्पताल तक नगर बस सेवा शुरू कर दी गई है।
शुक्रवार को हरी झंडी दिखाकर बस को रवाना किया गया है। अल्मोड़ा के बेस अस्पताल तक नगर बस सेवा शुरू होने का विरोध भी शुरू हो गया। टैक्सी यूनियन ने बस को काली झंडी दिखाकर विरोध किया। काशीपुर में बार एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय चौधरी के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर दिया है। संजय चौधरी ने सिपाही से फोन पर अभद्रता की थी। मणिपुर हिंसा को लेकर अल्मोड़ा में कांग्रेस ने केंद्र सरकार का पुतला फूंका और मणिपुर में राष्ट्रपति शासन की मांग की। बागेश्वर के गरुड़ के बुंगा गांव में बारिश के चलते एक घर ध्वस्त हो गया। प्रभावित परिवार के लोगों को दूसरी जगह शिफ्ट किया गया। बागेश्वर में पुलिस ने लगभग 3 किलो चरस के साथ में 2 लोगों को गिरफ्तार किया। दोनों आरोपी कपकोट के ग्रामीण क्षेत्रों के निवासी हैं। हरिद्वार में लोगों को निःशुल्क इलाज के लिए दूधाधारी बर्फानी अस्पताल एक बार फिर से शुरू होने जा रहा है। दूधाधारी अस्पताल कोविड काल में बंद हो गया था। उत्तरकाशी में 15 अगस्त से पहले हर घर तिरंगा फहराने के लिए डाकघर ने भी विशेष व्यवस्था की है। पोस्ट ऑफिस में लोगों को तिरंगा मिल सकेगा। काशीपुर में चीमा चौराहे से अंदर को जाने वाली रोड धंस गई है, जिससे बाजपुर जाने के लिए लोगों को लंबा चक्कर काटना पड़ता है। टिहरी में सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत ने टिहरी गढ़वाल जिला सहकारी बैंक के 65वें वार्षिक अधिवेशन में शामिल हुए और नवनिर्मित सभागार का लोकार्पण किया। और चलिए आगे बढ़ते हैं। चक्राता के कोटी कनासर रेंज में वन विभाग की छापेमारी लगातार जारी है। अभी तक 2200 स्लीपर बरामद की गई हैं, जिसके बाजार में कीमत करीब 1 करोड़ बताई गई। आपको बता दें, कनासर रेंज में लगातार लकड़ियां बरामद की जा रही हैं। वो मार के वहां पे न्यूज़ 18 उत्तराखंड की खबर का असर हुआ है। तो लोकल विधायक ने परेड ग्राउंड पहुंचकर स्मार्ट सिटी के अफसरों की क्लास लगाई। कांग्रेस के पूर्व विधायक ने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को बड़ा घपला, मुख्य सचिव से जांच की मांग भी की है। गुरुवार को न्यूज़ 18 ने देहरादून के परेड ग्राउंड की खराब हालत पर खबर दिखाया कि कैसे घास को रौंद कर रेत डालकर 15 अगस्त की परेड के लिए ट्रैक बनाया जा रहा है। खबर का असर हुआ तो शुक्रवार को राजपुर इलाके के विधायक खजानदास खुद परेड ग्राउंड पहुंचे और स्मार्ट सिटी के अफसरों को भी मौके पर तलब किया। विधायक जी ने इस तरह के कामकाज पर नाराजगी जताई और काम ठीक करने के निर्देश दिए। न्यूज़ 18 का जो रिपोर्ट था कल का, उस पे था कि रेत बिछाया जा रहा है, तो मैंने स्वयं वहां जाकर के देखा, वहां ट्रैक बन रहा है जिसपे जो है वो जरूरी था, इसलिए। और डीएम भी आज स्वयं निरीक्षण पे गई थी और मैंने भी निरीक्षण किया है। अब इस बात का चैप्टर क्लोज हो गया कि कोई रेत वहां पे नहीं पड़ेगी, सिर्फ और सिर्फ जहां पे हमारा जो है ट्रैकिंग रूट बनना है उस पे पड़ेगी। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में सड़क किनारे गड्ढों से खतरे की खबर जब न्यूज़ 18 ने दिखाई तो खुद शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल फील्ड में उतरे। तब जाकर कुछ सड़कों का हाल सुधरा, पर कांग्रेस ने स्मार्ट सिटी को बड़ा घपला घोटाला बताया। राजपुर से पूर्व कांग्रेस विधायक राजकुमार ने मुख्य सचिव को लेटर लिखकर स्मार्ट सिटी के कामों की जाँच की मांग की है। इसमें जांच होनी चाहिए। 6 बार सड़कें बनाई जा रही हैं, जबकि सड़कें ठीक होती हैं उसके बाद उधारी जाती है। इस सभी प्रकरणों को अगर जांच नहीं करें तो हम धरना प्रदर्शन के लिए तैयार। देहरादून में स्मार्ट सिटी का काम 2019 से शुरू हुआ, पर पिछले 4.5 साल में स्मार्ट सिटी में काम कम और विवाद ज्यादा दिखे और बार बार स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट पर सवाल खड़े होते रहे। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश के बाद उत्तराखंड में सभी विभागों में दागी अफसरों कर्मचारियों की अब लिस्ट तैयार होने लगी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हाल ही में सभी विभागीय सचिवों को निर्देश जारी किए थे, वो अपने अपने विभागों में उन कर्मचारियों की लिस्ट तैयार करें जिनके खिलाफ जांच चल रही है या फिर लंबित पड़ी है। अब मुख्यमंत्री ऑफिस को दागी अफसरों की ये लिस्ट मिलने वाली है। 12 IFS अफसरों की एक लिस्ट जो कि वन विभाग में है। एक SDO के खिलाफ जांच चल रही है। इन अफसरों पर पेड़ों के अवैध कटान, कार्य में लापरवाही,
छिलका गुलिया की अवैध निकासी, इस तरह के कई गंभीर मामले चल रहे हैं। इसी तरह से फाइनेंस डिपार्टमेंट के भी 16 अधिकारी हैं जिनके खिलाफ जांच चल रही है। दागी अफसरों की लिस्ट जैसे जैसे बाहर आती जा रही है, वैसे ही तस्वीर भी साफ होती जा रही है। कई विभाग गले गले तक भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। मुख्यमंत्री साफ तौर पर कह चुके हैं कि ये देवभूमि है और देवभूमि में भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों को दोनों को ही बख्शा नहीं जाएगा। कैमरा पर्सन राकेश रावत के साथ सुनील नौप्रभात, न्यूज 18 देहरादून। राज्य में भू कानून और मूल निवास की जो मांग है वो तेजी से बढ़ती जा रही है। पिछले 10 सालों में पहाड़ों में जमीनों के सौदे जमकर हुए हैं, तो बागानों को बचाने की चुनौती भी खड़ी हो गई है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। नैनीताल के फल बागान धीरे धीरे कंक्रीट के जंगल में तब्दील हो रहे हैं। तेजी से खेती बागानी की जमीनें बिक रही हैं। इनमें होटल, रेस्टोरेंट और बिल्डिंग बनने लगी है। बीते 10 सालों में जिले की मुक्तेश्वर, रामगढ़, पंगूट, गुगुखाम खेती की जमीनों का भू परिवर्तन कर उनको बेचा जा रहा है, तो भविष्य का संकट भी दिखने लगा है। पहाड़ में बाहरी लोगों के बढ़ते दखल से अब खेती की जमीन से लेकर फल बागानों को बचाने की चुनौती खड़ी होने लगी है। हालांकि स्थानीय लोग अब इस डर में हैं कि पहाड़ के लोग यहां चौकीदार बनकर ना रह जाएं। लगता है 3-4 साल में बहुत यहाँ से पलायन की नौबत आ जाएगी और बिल्डर्स का कब्जा, और उसमें भी ये जो समुदाय विशेष वाली बात हो रही है वो भी यहाँ पर चलने लगा है। अगर हम समय पर नहीं चेते तो मामला बहुत बिगड़ जाएगा। दरअसल पिछले कुछ सालों में पहाड़ में विशेष समुदाय का दखल बढ़ा है, तो किसानों ने बागानों की जमीनों को पैसे के लालच में बेच डाला और कई स्थानों पर ना तो नाप जमीन के साथ में बेनाप भूमि पर भी कब्जे होने से पहाड़ की डेमोग्राफी तक चेंज होने लगी है। जहां तहां निर्माण से पहाड़ में खेती की जमीन कम हुई है, तो अब सीधा असर खेती बागवानी के उत्पादन पर भी पड़ने लगा है। हालांकि सरकार पहाड़ में बदलाव के बाद में अब जल्द ही भू उपयोग पर रोक लगाने की बात कर रही है। हम एग्रीकल्चर लैंड, हॉर्टिकल्चर लैंड हम ये सुनिश्चित करेंगे। जाके मुख्यमंत्री से बात करूंगा कि अब लैंड कन्वर्जन न हो। आज देखने में आता है कि हमारा दिल्ली का व्यापारी, हमारा हरियाणा का व्यापारी, अन्य क्षेत्रों का यहाँ पर जमीन लेते हैं और इस प्रकार के स्टोर वगैरह बना रहे हैं। हम उस पर रोक लगाएंगे। बहरहाल जमीनों के खेल में किसानों के हाथों से जमीनें जा रही हैं। सरकार को भी चाहिए कि जल्द ही भू कानून लाया जाए ताकि बागान बच सके और किसान भी अपनी जमीन के मालिक बने रहें, नहीं तो वो भी खेतीहार मजदूर बनकर रह जाएंगे। न्यूज 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। और चलिए यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं।